और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग करना चाहिए क्योंकि अगर पावर किसी एक के हाथ में रहता है तो उसका गलत इस्तेमाल होता है। और आज के जमाने में पावर शेयरिंग हर जगह होता है। पहले नहीं होता था ये, क्योंकि पहले जो पावर है सिर्फ राजा के पास रहता था। राजा ने ये बोल दिया, मतलब वो करना है तो करना है। लेकिन आज प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में पावर शेयर करना जरूरी है। तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे स्कूल में भी पावर शेयर हो रहा है। अगर तुम्हारे क्लास टीचर तुमको बेवजह के बहुत मारते हैं, पीटते हैं, क्लास से बाहर निकाल देते हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम उनकी शिकायत करोगे प्रिंसिपल से। तो मतलब सारा पावर टीचर के पास नहीं है। टीचर का भी कोई बॉस है, वो है प्रिंसिपल। ठीक वैसे ही अगर पुलिस तुम्हारे साथ अत्याचार करती है तो तुम पुलिस की भी कंप्लेन कर सकते हो। ये राइट्स तो है ना तुम्हारे पास। लेकिन अगर पावर शेयरिंग नहीं होती तो तुम्हारे पास राइट्स नहीं होते। एक ने जो कह दिया वो तुमको करना ही करना है, और इसका गलत इस्तेमाल होता है। तुम्हारे बुक में दिए हुए 2 स्टोरी से मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला स्टोरी है श्रीलंका का। तो पहले हम लोग श्रीलंका के बारे में देखते हैं। श्रीलंका जो कि एक आइलैंड है और हमारे तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है, और इसकी टोटल पॉपुलेशन है 2 करोड़, जो कि हमारे हरियाणा इतना है। तो यहाँ पर 74% जो लोग हैं ना, वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, और जो 18% लोग हैं वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और वहाँ पर तमिल भी 2 तरह के हैं। पहले वहाँ के नेटिव तमिल है, जिनको श्रीलंकन तमिल बोलते हैं, वो है 13%। और बाकी के 5% जो है वो इंडियन तमिल है, जो इंडिया से श्रीलंका चले गए थे प्लांटेशन वर्क के लिए कॉलोनिकल पीरियड के टाइम में। बाकी वहां पर 7% क्रिश्चियन है जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो तुम देख रहे हो कि मेजोरिटी जो है वो सिन्हाला लैंग्वेज वालों की है। तो जब श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, तो गवर्नमेंट ने सिन्हाला लैंग्वेज वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, क्योंकि वो लोग मेजोरिटी में थे। वहां की गवर्नमेंट ने 1956 में एक एक्ट पास किया, जिसके अकॉर्डिंगली सिन्हाला को वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। गवर्नमेंट सिन्हाला बोलने वाले लोगों के फेवर में नई नई पॉलिसीज बनाने लगी, जिससे उनको जॉब में ज्यादा प्रेफरेंस मिलने लगा। किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में भी ज्यादा प्रेफरेंस मिलने लगा। मतलब अगर सेम जॉब के लिए सिन्हाना बोलने वाले और तमिल बोलने वाले अगर अप्लाई करेंगे तो सिन्हाना बोलने वाले को सबसे पहले लिया जाएगा। यहाँ तक कि उनके कल्चर को भी सपोर्ट करने लगी। सिन्हाला बोलने वाले बुद्धिस्ट थे, तो गवर्नमेंट बुद्धिज्म को प्रमोट करने लगी। और बेचारे जो तमिल बोलने वाले थे वो ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम थे। तो तुम इसमें साफ साफ देख सकते हो कि पावर जो है शेयर नहीं किया गया है। पावर सिर्फ एक के पास है, सिन्हाला बोलने वालों के पास। तो तमिल बोलने वाले लोगों को ये लगने लगा कि गवर्नमेंट उनके बारे में नहीं सोच रही है, उनके कल्चर को सपोर्ट नहीं कर रही है, सिर्फ बुद्धिज्म को ही सपोर्ट कर रही है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। उनको ये बात भी समझ में आ गई कि उनके राइट्स छीने जा रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। जॉब के लिए जाते हैं तो सिन्हाला बोलने वालों को पहले ले लिया जाता है और हमें छाड़ दिया जाता है। स्कूल में एडमिशन भी उनको पहले हो जाता है। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। इससे हुआ क्या कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। श्रीलंकन तमिल्स ने सोचा कि गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है, तो हम अपनी खुद की पार्टी ही बना लेते हैं, और अपनी खुद की पार्टी बनाकर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिए। तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, इसका डिमांड करने लगे। उनके रिलीजन को भी बढ़ावा दिया जाए, एजुकेशन में, जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जाए। ऐसे ऐसे डिमांड करने लगे वो लोग, और उन लोग का डिमांड भी जायज था। लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी एक नहीं सुनी और बार बार उनके सारे डिमांड्स को डिनाई करते चली गई। तो अंत में उनने तमिल्स के लिए सेपरेट स्टेट बनाने का डिमांड कर दिया कि हमें नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट में सेपरेट स्टेट दे दो, हम लोग अपना वहां पर खुद का रूल बनाएंगे और शांति से जीवन जिएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने वो भी मना कर दिया। फिर आ गया तमिल बोलने वालों को गुस्सा, और छिड़ गई युद्ध, और उन्होंने ईंटें उठाए और सबका कपार फोड़ना शुरू कर दिया। मतलब लड़ाई हो गई, सिविल वॉर हो गया। दोनों कम्युनिटीज के हजारों लोग मर गए। बहुत सारे लोग तो देश छोड़ के चले गए। श्रीलंका के इकोनॉमिक्स के तो लग गए, वहाँ के कल्चर, वहाँ के सोशल सब बर्बाद हो गया। ये सब हुआ किस लिए? क्योंकि पावर सिर्फ एक के पास था, सिन्हाला बोलने वालों के पास। अगर पावर दोनों के पास होता तो ये नौबत नहीं आती। अब पढ़ते हैं हम लोग बेल्जियम की कहानी, जहाँ पर पावर को शेयर किया गया। बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा कंट्री है, जो कि हमारे हरियाणा से भी छोटा है। वहाँ की पॉपुलेशन हमारे हरियाणा के भी आधी है। वहाँ सिर्फ 1 करोड़ लोग रहते हैं। उसका बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से कनेक्टेड है। अब देखो, ये जो ऊपर का पार्ट है ये फ्लेमिश रीजन कहलाता है, और यहाँ पर 59% लोग रहते हैं जो डच बोलते हैं। और ये जो नीचे का पार्ट है इसको वेलोनिया रीजन बोलते हैं। यहाँ पर 40% लोग रहते हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। बाकी बचे हुए 1% जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जो छोटा सा जगह देख रहे हो, ये बेल्जियम का कैपिटल है, ब्रुसेल। यहाँ उल्टा है, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं। ओवरऑल कंट्री में देखा जाए तो डच बोलने वाले मेजोरिटी में हैं, लेकिन कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले मेजोरिटी में हैं। अब इनके साथ समस्या ये थी कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे ना, वो ज्यादा अमीर थे, ज्यादा पावरफुल थे, और डच बोलने वालों को उतना नहीं पूछा जाता था। जो भी फैसिलिटीज है जैसे कि एजुकेशन वगैरह, वो डच लोगों को बहुत ही बाद में मिलता था। और दूसरा, तुम्हें पता है कि कैपिटल में डच बोलने वाले सिर्फ 20% लोग ही थे।
तो वहां पर फ्रेंच लोग जो हैं इनको दबा देते थे। इससे समस्या बढ़ने लगी, तो इसका समाधान निकालने के लिए वहां की गवर्नमेंट को 4-4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ा और अंत में उन्होंने पावर को दोनों कम्युनिटीज के बीच में इक्वली शेयर कर दिया ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और दोनों मिल बांट कर एक ही साथ एक कंट्री में रहे। इन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट में आधे डच बोलने वाले मिनिस्टर रहेंगे और आधे फ्रेंच बोलने वाले। कोई भी अगर स्पेशल लॉ निकाला जाएगा तो दोनों की सहमति होनी चाहिए, किसी एक के सहमति से लॉ पास नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा पावर दोनों कम्युनिटीज के स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया गया ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, वो अपने अपने कम्युनिटीज के लिए खुद से काम करेंगे। वहां की जो कैपिटल थी ब्रुसेल, वहां एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया गया जहां पर दोनों कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव थे। और फिर लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक तरह की और गवर्नमेंट बनाई गई जिसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि तीनों कम्युनिटीज के लिए बनाया गया था, डच बोलने वालों के लिए भी, फ्रेंच बोलने वालों के लिए भी और जर्मन बोलने वालों के लिए भी। और इस गवर्नमेंट का यही काम था कि वो अपने अपने कल्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज पे काम करे। मतलब 3 तरह का गवर्नमेंट बनाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये पूरा का पूरा सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन वहां के लोगों में सुख और शांति है। यहाँ का सिस्टम इतना अच्छा था कि ब्रुसेल को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चुना जाता है। तो देखा तुमने कि कैसे बेल्जियम जो है पावर शेयरिंग करके अपने लोगों में सुख और शांति बनाए रखता है, लेकिन वहीं श्रीलंका जो है पावर शेयरिंग नहीं करता है, पावर सिर्फ एक के पास होती है, तो वहां लड़ाई हो जाती है। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। इसके 2 रीजन हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, यानी कि प्रैक्टिकल रीजन, जो कि तुमने अभी अभी देखा कि 2 कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई की संभावना को कम करता है और पॉलिटिकल को स्टेबिलिटी देता है, वहां के लोगों में पीस बनाए रखता है। और दूसरा है मोरल रीजन, यानी कि एथिकल रीजन, जैसे कि जहां पर डेमोक्रेसी होता है वहां पर पावर शेयर होता ही होता है। पावर शेयरिंग सबको राइट्स देता है कि वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। जैसे कि तुम्हारे क्लास टीचर जो है वो गलत पढ़ा रहे हैं तो तुम प्रिंसिपल के पास जाकर उनकी कंप्लेन कर सकते हो, ये राइट है तुम्हारे पास। जैसे पुलिस अगर तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगाता है तो तुम कोर्ट जा सकते हो। तो पावर शेयरिंग ये सब राइट्स देता है तुमको। और डेमोक्रेसी का मतलब ही है पावर शेयरिंग। जहां पर पावर शेयर हो रहा है वो डेमोक्रेसी है और जहां पर नहीं हो रहा है वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि पावर को कितने तरीके से शेयर किया जा सकता है। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें एक ही लेवल पे पावर को शेयर किया जाता है और सबके पास इक्वल पावर होती है। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सेम लेवल पे काम करते हैं और एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं कि कोई पावर का ज्यादा यूज तो नहीं कर रहा है या मिस यूज तो नहीं कर रहा। जिससे होता क्या है कि पावर जो है वो बैलेंस रहता है, न तो कोई ज्यादा यूज करता है न कम यूज करता है। दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें पावर जो है हायर लेवल से लोअर लेवल तक जाती है। जैसे पहले सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है और फिर स्टेट से भी नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ म्युनिसिपैलिटी और पंचायत वगैरह होती है। पहले तो हमारे पास सेंट्रल लेवल पे पावर हो गया, फिर उससे नीचे आता है रीजनल लेवल पे। कुछ कंट्रीज में ये होती है, कुछ में नहीं होती है। हमारे इंडिया में है, जिसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और फिर स्टेट से भी नीचे पंचायत वगैरह होता है। तो तुम देख सकते हो कि पावर जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ शेयर हो रहा है। इसीलिए इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या फिर फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। एक बात और याद रखना कि इसमें पावर जो है सबके पास सेम नहीं होता है। सेंट्रल के पास ज्यादा होता है, स्टेट के पास कम होता है और फिर लोकल गवर्नमेंट के पास उससे भी कम होता है। पावर को रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे भी बांटा जा सकता है, जिसको बोलते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। जैसे कि हमने बेल्जियम के एग्जांपल में देखा था कि वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट थी जो कि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वालों के लिए अलग अलग बनाई गई थी। हमारे इंडिया में भी ऐसे पावर शेयर होता है भाई, जिसे हम लोग रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। SC, ST, OBC या औरतों को ज्यादा बढ़ावा मिलता है, पार्लियामेंट में उनके लिए सीट अलग से रिजर्व होती है, जॉब वगैरह में या एजुकेशन वगैरह में उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इस तरीके से पावर इसलिए शेयर किया जाता है ताकि जो वीकर सेक्शन है वो ये ना समझे कि गवर्नमेंट उन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में अच्छे से पढ़ेंगे। और आखिर में पावर को पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप में भी डिवाइड किया जाता है, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर बनाया जाए। अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में कोई नहीं सुन रहा है तो तुम खुद की पार्टी बनाकर उस मुद्दे को रख सकते हो। इसमें सेम विचारधारा के लोग आपस में जुड़ जाते हैं, यूनियन हो जाते हैं। जैसे कि ट्रेड यूनियन बनता है, बिजनेस यूनियन बनता है, फार्मर यूनियन बनता है, इंडस्ट्रियल वर्कर यूनियन बनता है। मान लो अगर किसानों की समस्या कोई नहीं सुन रहा है तो किसान अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं। यहाँ तक कि अगर स्टूडेंट का नहीं सुना जाता है तो स्टूडेंट अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं। बजरंग दल वगैरह का नाम तुमने सुना होगा। चिंता मत करो, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आगे के जो तुम्हारे चैप्टर है ना वो इसी चैप्टर का एक्सटेंशन है। पावर शेयरिंग के बारे में ही आगे बहुत अच्छे से बताया गया है। उनके राइट्स के बारे में, क्या वो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे कर